आजादी की पहली लड़ाई है और आजादी की पहली लड़ाई है, इसलिए उस आजादी की पहली लड़ाई को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था 90 में, और कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आजादी की पहली लड़ाई है। और होने के बाद में हमने पेंशन की लड़ाई लड़ी, जिसमें 10 साल तक हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से लगातार अपनी बातें रखते रहे। अंत में केंद्र सरकार को 13 अप्रैल 2010 को मानना पड़ा कि 1857 की पेंशन है और पेंशन के हकदार हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैं पहले से क्लियर कर देना चाहता हूं, ये पेंशन पीढ़ी के लिए थी। आजादी के बाद में 3 पीढ़ी के लिए थी। डॉक्टर बापा एंगर कमेटी बिठा करके, एंगर कमेटी को क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी कहते हैं, तो उसमें सरदार पटेल जी ने 3 पीढ़ी के लिए कहा था, लेकिन सरदार इसको बंद कर दिया गया था। अतः ये 3 पीढ़ी को पेंशन फिर से लागू करने के लिए एक जद्दोजहद चल रही है। ये पेंशन हम सबके माता को अप्लीकेबल थी, पिताजी को अप्लीकेबल थी, हम लोगों को अप्लीकेबल थी। अंग्रेजों द्वारा 1857 से 1947 90 सालों तक जो हम सबका जो है सब कुछ लूटा बर्बाद किया गया है, ऐसी हालत में सरदार पटेल ने कहा था कि अगर हम एक पीढ़ी को पेंशन देते हैं तो ये अगर उनके मरने के बाद में अगली पीढ़ी हरिया नहीं पाएगी। सबको बराबर लाने के लिए, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए सरदार पटेल ने 3 पीढ़ी को दिया था। रूस में यही पेंशन 7 पीढ़ी को है। रूस में यही पेंशन 7 पीढ़ी को है। तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, ये जब 7 रूस में है, भारत की पीढ़ी ये जो पेंशन दे रहे हैं 1942 वालों को दे रहे हैं, जिनका आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर था। 9 अगस्त 1942 को जो आंदोलन गांधी जी की अगुवाई में हुआ था, उसे था, और फ्रीडम मूवमेंट को फ्रीडम फाइटर कह करके इन्होंने पेंशन दे दिया। इसलिए तो पेंशन हमने इसकी लड़ाई लड़ी, तो 1,70,000 से अधिक बनावटी लोगों को पेंशन दी जा रही है। हमने इसकी शिकायत भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी किया है, और इसके पेंशन इसकी पेंशन जो है 3 पीढ़ी को लड़ाई लड़े हैं, उनका ये दिक्कत कर रहा है। तो ये पेंशन कार्रवाई चल रही है, और लोगों को अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पता है। इस कड़ी में इतिहास को जानने के लिए हमारे बीच में बहुत विद्वान साथी, इतिहासकार, जो इतिहास की बहुत बड़ी जानकारियां रखते हैं और जिन्होंने इस पे बहुत गहराई से शोध कार्य भी किया है, ऐसे महान भावों का मैं यहाँ इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत देना चाहता हूँ कि 7 में पहले से हो चुके हैं, और कार्यक्रम जो है 7:13 के बाद में अगली कार्रवाई जो होनी है, ये आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले संबोधन किनका है, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ पा रही। अब ये बताएं।
मैंने जो पढ़ा हुआ था कि रानी अवंतीबाई पर आपको 20 मिनट अपना उद्बोधन देना है। तो क्रम किसका आप है, सुन रहे किसको हैं? चाह रहे हैं? जी जी, वही मैं चाह रहा और हूँ कि क्रम ठाकुर कैसा है। वैभव वैभव सिंह साहब को बोलना था राजा हैदर शाह पर, हाँ हाँ। 1842 के जो योद्धा थे, बुंदेलखंड जी के नायक थे। जी। तो अब वो डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या ठाकुर वैभव सिंह साहब उपलब्ध हैं या नहीं है। मैं देख लेता हूँ। इस पे जितनी आईडी है उसमें तो नहीं दिख रहे हैं सर। क्योंकि पिछले हफ्ते भी वो हॉस्पिटल में थे जब कार्यक्रम चल रहा था। तो इस बार इन्होंने दिया तो है डॉक्टर ओम कटियार साहब ने कि पहला उद्बोधन उनका है अच्छा जी। और दूसरा आपका है जी और तीसरा शायद मेरा है अमर सिंह महतो पर। जी सर, अभी तो हमारा जो ये कार्यक्रम है, जो डिस्कशन है, ये लाइव जा रहा है और ये जागो लोधी समाज के 1.5 लाख सदस्य भी देख रहे हैं और जी अपना लोधी समाज के 65,000 लोग, इस प्रकार काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। 2.25 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं इस पे इनडायरेक्टली। तो जी इसका जी लिंक जी। सभी जगह शेयर किया जा रहा है। जो देखिए हमारी जितना टेक्निकल टीम है मेरी मैं मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा। जी कटियार साहब का सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया जी है जी, एक्चुअली। अपन मिल। इनकी हाँ, ये श्रृंखला जो है इन्होंने जो चलाई हुई है वो ये है कि पहले जो बुंदेलखंड के जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्र योद्धा थे, जी यहाँ से इन्होंने शुरू किया है। ये उनकी दूसरी कड़ी है इस संडे को। और जी जी। इसके बाद ये विभिन्न चरणों में जाएंगे, मेरठ डिवीजन भी जाएंगे, दूसरी जगह भी जाएंगे। हाँ, तो हम्म। जाहिर सी बात है जो महाकौशल और बुंदेलखंड डिवीजन, जिसको आज बुंदेलखंड कहते हैं, और ये महाकौशल भी इसमें शामिल था उस दौर में। तो जी जी। इसमें जितने भी क्रांतिकारी थे, जो महान योद्धा थे, उनके बारे में ये चाहते हैं कि रानी अवंतीबाई पर, राजा हरदीप शाह पर और एक रणधीर अमर सिंह महतो पर ये 3 जी उद्बोधन दिए जाए। और विभिन्न गजेटियर्स के हिसाब के अनुसार जो जानकारी बिरजूरी साहब देंगे अभी आपको, उनको सारे लोगों को, तो वो भी बड़े ध्यान देने लायक है। उसे जी जी। देखिएगा। और जो देखिए, समस्त भारत के विभिन्न अंचलों में विभिन्न जाति समुदायों ने बहुत बड़ा सेक्रीफाई किया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था। जो लोधी और गौड़ों का जो योगदान बलिदान था महाकौशल और बुंदेलखंड में, ठीक उसी तरह का योगदान महान क्रांतिवीर गुर्जरों का था। मेरठ से होता है, शुरू होता है, इस तरह का था। तो ये नजरअंदाज किया गया महान क्रांतिकारियों को इतिहासकारों के द्वारा। खैर कोई बात नहीं, आप जैसे लोग हैं यहाँ पर। और इतिहास को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो जी डॉक्टर ओम कटियार साहब की जो एक पीड़ा है कि देखिए हमारे इतिहास को, महान क्रांतिकारियों के इतिहास को दबाया गया है, मिटाया गया है, उद्धृत नहीं किया गया है। तो कोई बात नहीं, ये अब वर्तमान पीढ़ी है, आगामी पीढ़ियां इसको जरूर आगे लाएंगी। और फ्रीडम फाइटर्स के दर्जा के लिए इनका जो निरंतर संघर्ष चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और ये मैं सोचता हूँ अभी कि कटियार साहब थोड़ा सा संबोधन में एक सीक्वेंस हमको बता दें। पहले वक्ता कौन होंगे, दूसरे कौन होंगे, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट हम लोगों को बोलना है। तो आप साहब जो बताएंगे, पता नहीं इनका सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है असल में। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जुड़े जो भी कटियार महानुभाव हैं आयोजकों में, अगर कोई ये जिम्मेदारी कार्यक्रम संचालन की अभी लेके कार्यक्रम को आगे अगर बढ़ा सकते हैं, जिसको पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा मालूम हो, कृपया वो आगे आए। क्योंकि डॉक्टर ओमकार सिंह जी शायद कनेक्ट होके अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। लोधी साहब, आप ही इसको संचालन कर लीजिए। ये आ गए हैं, कटियार साहब आ गए हैं। जी जी जी। हाँ, कटियार साहब ये हमारा आप थोड़ा सिस्टम कोई बात नहीं, आप नट सेल में बता दीजिए कि एडवोकेट वैभव सिंह साहब हैं या नहीं है। जी, वैभव सिंह साहब हैं आज के कार्यक्रम में, आपके वेबिनार में या नहीं है, जिनको राजा हृदय साहब पर अपना तो नहीं है। अच्छा, वो शायद नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि दूसरे नंबर पर रानी अवंतीबाई वीरांगना पर उद्बोधन मोहन सिंह नरवरिया साहब करेंगे। ओके, तो इनको आप एक अवसर दे दीजिए। पहले वो बोलेंगे, देन हेलो,
पहले वक्ता के रूप में आदरणीय मोहन सिंह नरवड़िया जी ही हैं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो मोहन सिंह नरवड़िया जी, आप रानी अवंतीबाई के योगदान, बलिदान, सेक्रीफाइस पर 1857 की महान वीरांगना थी जो, उन पर 20 मिनट आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्राम। जी ठीक है। मुझे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके बारे में भी बताया गया, और आज का विषय चूंकि रानी अवंतीबाई का योगदान 1857 के और उसके पहले किस तरह का था अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, जिसको हम फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग वाला युद्ध कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, तो उसके बारे में मैं अपने कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी देता हूँ, और उसके साथ उसका इम्पैक्ट कैसा रहा और वो किस तरह से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रानी अवंतीबाई ने जो लड़ाई लड़ी, जो युद्ध लिया, जो खिलाफत की अंग्रेजों की, वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे आज़ादी की लड़ाई पे पड़ा। तो देखिए, उनका कार्यकाल बहुत कम रहा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उनकी जयंती 16 अगस्त को मनाई जाती है, तो 16 अगस्त 1831 को उनका जन्म हुआ था सिवनी जिले के एक मनकेड़ी ग्राम में, और उनकी मृत्यु जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए 20 मार्च 1858 बताया जाता है। इसको लेके भी कुछ विवाद है, कई इतिहासकार उसको आगे पीछे मानते हैं। उनका कहना है कि वो फल्ला लड़ाई में मौजूद थी, तो उस पर विवाद हो सकता है, मगर ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो यही है कि 20 मार्च 1858 को अंग्रेजों से घिर जाने पर उसने अपनी स्वयं की कटार अपनी अंगरक्षिका से बांध के अपने पेट में रोक ली थी और प्राण त्याग किए थे। और एक सूखी तलैया नाम का स्थान था देवरागढ़ के जंगलों में, जहाँ ये घटना हुई थी। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती कि रानी अवंतीबाई ने किस तरह क्या चीज की। जब उनका विवाह हुआ और उनके पति जो राजा विक्रमाजीत सिंह थे, और उनके 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। अब दोनों पुत्रों वो बालपन में थे और उनके पति बीमार थे, मानसिक रूप से कुछ उनको समस्याएं थी, तो जिसके चलते बच्चे छोटे थे, तो अंग्रेजों ने वो राज हथियाने के लिए उस पर कोर्ट ऑफ वार्ड एक नियम था। तो कोर्ट ऑफ वार्ड को दरअसल बोला जाता पालक न्यायालय। पालक न्यायालय मतलब आप सक्षम नहीं हो तो हम उन बच्चों की पालन करने के लिए हम अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। ऐसा अंग्रेजों की एक राज हड़पने की रीति थी। तो उसके तहत 2 सरबराहदार कार थे, शेख मोहम्मद थे और दूसरे मोहम्मद अब्दुल्ला। इन 2 अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी। इससे रानी बहुत खिन्न हो गई, क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं थी, और दूसरे उन्हें मालूम था कि अंग्रेज किस तरह से वसूली करते हैं राजस्व की, और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हमारे राज्य में, अपने क्षेत्र में हमारे किसानों का, हमारी प्रजा का शोषण करें। तो उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के किसी नियम कायदे को, उनके वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया, और साफ मुनादी करवा दी जनता के बीच में कि किसी तरह का अंग्रेजों का कोई निर्देश मानने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का कोई राजस्व, किसी तरह का शुल्क अंग्रेजों को देने की आवश्यकता नहीं है। और वो दोनों सरबराहदार जो थे, जो देखने के लिए आए थे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी थे, उनको भगा दिया। इसके बाद अंग्रेजों का दबाव बनते चला गया, बढ़ते चला गया। जबलपुर बहुत बड़ा केंद्र होता था, जहाँ की पैदल सेना अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी थी, हथियार भी आधुनिक थे। मेरा निवेदन है, बाकी अन्य लोग अगर हम अपने माइक म्यूट कर लेंगे तो बाकी, तो उस समय किसी एक राजा, एक जमींदार, जागीरदार, तालुकेदार, उसके बस की बात नहीं थी कि अंग्रेजों का विरोध करते या उनसे लड़ाई लड़ते। तो इसके लिए रानी अवंतीबाई ने थोड़ा दूरदर्शिता से काम लिया। उनको लगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि मेरा साथ दे सकते हैं, मेरा नहीं बल्कि अंग्रेजों की खिलाफत कर सकते हैं बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे। क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, बहुत लंबे चौड़े, हजारों लाखों गांव वाले एक राज्य और जिला और बहुत बड़ा नहीं होता था, छोटे बड़े राज्य होते थे। आपने देखा 1000-2000 गांव भी होते थे, 4000 तक गांव भी होते थे मोटे तौर। तो रानी अवंतीबाई ने एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। वो क्षेत्रीय सम्मेलन था सागर नर्मदा के आसपास का जो परिक्षेत्र होता था उसमें था। तो उसमें जितने राजा थे, जितने परगनादार थे, जितने जमींदार थे, बड़े मालगुजार थे, उनका एक विशाल सम्मेलन बुलाया, और उसकी अध्यक्षता एक गोंड
जाति के राजा होते थे, राजा शंकर शाह, वो उस समय 70 वर्ष के थे। उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में वो बैठक की गई और अंग्रेजों के राज्य में किस तरह की अव्यवस्थाएं, किस तरह का अत्याचार, किस तरह की वसूली होती है और किस तरह का जीवन स्तर हो जाता है, वो लोगों को समझाया। उनके जो छोटे बड़े रियासतदार वहां पहुंचे थे उनको बताई सारी स्थिति और उसके रेपरकेशन सारे बताए कि भाई क्या स्थिति है और क्या हो सकता है, क्या दिक्कत आएगी अगर आपने विद्रोह नहीं किया, आपने खिलाफत नहीं की। इस पर सबकी एक राय बनी और क्योंकि बहुत बड़ा सम्मेलन था वो और रामगढ़ में ही रखा गया था और वहां ये तय हुआ कि इसका थोड़ा प्रचार प्रसार किया जाए, इस विद्रोह का, इस खिलाफत का, इस स्वतंत्र संग्राम के युद्ध का, और फिर समय तय करके और समय आने पर इसको करेंगे। तो रानी अवंतीबाई को प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। रानी को जिम्मेदारी थी कि सभी राजाओं तक, सारे जमींदारों तक, मालगुजारों तक, परगनादारों तक ये जानकारी आप पहुंचाएंगे, उनको आह्वान करेंगे। उसके लिए उन्होंने प्रचार का ये दायित्व लेते हुए जो प्रसाद के रूप में एक पुड़िया बनाई, प्रसाद, जिसको प्रसाद का नाम दिया गया कि मंदिर का प्रसाद है, और उसमें पुड़िया बनाई गई, उसमें पत्र रखा गया और 2 चूड़ियां रखी गई काले रंग की, और ये कहा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ या तो संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। और उसमें ये भी कहा गया था कि आपको सौगंध है कि इस पत्र कहाँ से कैसे मिला इसका पता किसी को भी दो। तो इस पुड़िया को लेने का मतलब था कि आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ, आप अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में साथ दोगे, इस तरह का मान लिया गया। और फिर तैयारी, धीरे धीरे हथियारों की तैयारी, सेना की तैयारी, जगह जगह भर्ती की तैयारी, ये सब रानी अवंतीबाई ने और जितने जमींदार, जागीरदार, राजा, रजवाड़े वहां आए थे उन्होंने शुरुआत कर दी। और खास तौर पे ये इसको इस नजरिए से देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक सामान्य विद्रोह नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति थी, बहुत बड़ी कार्य योजना थी। और इसके पीछे एक सोच था कि अंग्रेजों को इस देश से क्यों निकालना है और हमारे अपने देश को कैसे बचाना है। एक बड़े विजन के साथ शुरू किया गया था। लोग इसको छोटा मोटा विद्रोह मानते हैं, छोटी मोटी बातें मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात इसी की यह थी कि रानी ने जब युद्ध किया तो उन्होंने एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया था। तो अपने साथ सेना थी और जो सहयोगी सेना थी, सहयोगी लोग थे, उनके साथ घुघरी और आसपास का बहुत बड़ा इलाका कर लिया था और जबलपुर और रामगढ़ और आगे तक के इलाके को काट दिया था, जहां पर कि लोग पहुंचना अंग्रेज सेना का बहुत दूभर हो गया था। अंग्रेज की रणनीति थी कि आम लोगों में भी वो प्रचार करते थे कि उनका जो विद्रोह कर रहे हुए हैं, लुटेरे हैं। रानी अवंतीबाई ने जो ये योजना बनाई थी, रणनीति बनाई और जो ये काम किया, सबसे बड़ी बात थी ये बड़ी गोपनीय रही। मंडला के डिप्टी कमिश्नर वार्डिंगटन और बाकी जो लोग थे वहाँ, डिप्टी कमिश्नर भी थे और भी लोग थे, उन तक ये खबर नहीं पहुंची। जब 1857 में मंडला के परगनादार उमराव सिंह ठाकुर ने कर देने से मना कर दिया और इस बात का प्रचार करने लगा कि अंग्रेजों का राज समाप्त हो गया, तो अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए। मंडला के डिप्टी कमिश्नर वार्डिंगटन ने मेजर स्काइन से सेना की मांग की। पूरे महाकौशल क्षेत्र में विद्रोहियों की हलचलें बढ़ गईं। गुप्त सभाएं और प्रसाद की पुड़ियों का वितरण चलते रहा। इस बीच में शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह को दिए गए मृत्युदंड से अंग्रेजों की नशंकता की व्यापक प्रतिक्रिया भी हुई। इस क्षेत्र में वो राजवंश के प्रतीक थे, खासतौर पर राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह। तो इससे लोगों में विद्रोह बढ़ गया और नाराजगी बढ़ गई। रामगढ़ के सेनापति ने आगे बढ़ के भुआ बिछिया थाना पे चढ़ाई कर दी और वहां थाने के सिपाही थाना छोड़कर भाग गए। विद्रोही ने थाने पे कब्जा कर लिया। रानी के सिपाहियों ने घुघरी पर चढ़ाई करके उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। वहां के जो तालुकेदार धन सिंह की सुरक्षा के लिए उमराव सिंह को जिम्मेदारी सौंपी और आगे बढ़ गई। रामगढ़ के कुछ सिपाही और मुकास के जमींदार नारायणगंज पहुंचकर जबलपुर मंडला मार्ग को बंद कर दिया उन्होंने। इस प्रकार पूरा जिला
और रामगढ़ राज्य में विद्रोह भड़क चुका था। वार्लिंगटन विद्रोहियों पर कंट्रोल पाने में असफल रहे। इसके बाद रानी अवंतीबाई मंडला नगर को छोड़कर पूरे जिला इन्होंने फ्री कर लिया था, पूरा स्वतंत्र कर लिया था। मंडला को, नगर को और पूरे जिले को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया था। इसके बाद रानी अवंतीबाई ने मंडला विजय के लिए सिपाहियों सहित प्रस्थान किया और रानी की सूचना प्राप्त होने पर सैफपुरा मुकास के जमींदार भी मंडला की ओर रवाना हुए। मंडला पहुंचने के पूर्व खड़देवरा के सिपाही भी रानी के सिपाहियों से मिल गए। खेड़ी के पास अंग्रेज सिपाहियों के साथ अवंतीबाई लोधी का युद्ध हुआ। वार्लिंगटन की शक्ति लगाने के बाद भी कुछ न कर सका और मंडला छोड़कर सिवनी की ओर भाग गया। इस प्रकार पूरा मंडला जिला एवं रामगढ़ राज्य स्वतंत्र हो गया। इस विजय के उपरांत आंदोलनकारियों की शक्ति में कमी आ गई, किंतु उल्लास में कमी नहीं आई। रानी रामगढ़ वापस हो गई। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे घुघरी में अंग्रेजों का नियंत्रण कैसा था, क्या हुआ। वार्लिंगटन ने फिर से रामगढ़ के लिए प्रस्थान किया। इसकी जानकारी रानी को मिल गई थी समय रहते। रामगढ़ के कुछ सिपाही घुघरी के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर अंग्रेजी सेना की प्रतीक्षा करने लगे। लेफ्टिनेंट वर्टन के नेतृत्व में नागपुर की सेनाएं बिछिया विजय कर रामगढ़ की ओर बढ़ रही हैं। इसकी जानकारी वार्लिंगटन को थी, अतः वार्लिंगटन घुघरी की ओर बढ़ा। 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। इस प्रकार रानी अवंतीबाई ने एक बड़े भूभाग पर न केवल कब्जा किया, लंबे समय तक बनाए भी रखा। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अंग्रेज जितने विद्रोही थे उन पे दबाव बनाने में सफल नहीं हो पाए। मूल बात ये थी कि रानी ने न केवल लोगों में चेतना और जानकारी बढ़ाई, बल्कि लोगों को इस विद्रोह के लिए तैयार भी किया और एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी सेना, अपने पास उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया और इसके जरिए लोगों में एकता स्थापित की विद्रोहियों ने और एक खासतौर पर मनोबल तोड़ने में उनकी भूमिका प्रमुख रही। और अंग्रेजों का मनोबल खासतौर पर महाकौशल क्षेत्रों में और जो आंशिक रूप से आज का बुंदेलखंड है उसको तोड़ने में या उस पर प्रभाव बनाने में विद्रोहियों का बड़ी सर प्लीज आवाज व्यवधान हो रहा है। हीरालाल और बीके लोधी साहब का ना स्पीकर ऑन है सर, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही। हीरा जी सर। जी तो कई लोगों के माइक खुले हुए हैं तो मुझे भी बोलने में डिस्टर्ब आ रहा है। तो देखिए, रानी अवंतीबाई लोधी का खासतौर पे 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ये युद्ध था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। महत्वपूर्ण योगदान ये माना जाता है कि हमेशा से जितने राजा महाराजा थे या क्रांतिकारी थे या विद्रोही थे, छोटे बड़े थे, वे खुद लड़ते थे। वो खुद अपनी सेना करके जो भी ताकत होती थी उससे उतना लड़ लेते थे। मगर रानी अवंतीबाई ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक विशाल सेना एक फेडरेशन टाइप का बनाया और सब लोगों को जोड़कर उन्होंने काम किया। मुझे लगता है अगले वक्ता को लें क्योंकि मैं अपनी बात रख चुका हूँ। कटियार जी, डॉक्टर मोहन जी, कटियार जी तो शायद नहीं है अभी, लेकिन आपकी आवाज ना काफी आ रही है क्योंकि व्यवधान हो रखा है बीच में। हीरालाल जी का किसी का फोन है ना, वो कुछ शायद सुन रहे हैं, कुछ उनकी आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि जो भी स्थिति है अभी जी, हीरालाल जी का भी चल रहा है, डॉक्टर का भी है। मुझे लगता है अगले वक्ता को लेना चाहिए और फिर जो क्वेश्चन होंगे उसको जरूर हम लोग हैंडल करेंगे। जी जी। मुझे लगता है शायद कटियार साहब अभी नहीं है, मुझे दिख नहीं रहे इसके भी स्क्रीन पे। मुझे लगता है अब जो भी अगले वक्ता हो उनको सामान संभाल लेनी चाहिए। जी जी। बीके लोधी साहब, आप अपना शुरू कर सकते हैं। लोधी साहब जी नमस्कार जी।
ओके ओके, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ये हीरालाल जी अपना म्यूट कर लें माइक तो डिस्टर्ब नहीं होगा। हीरालाल जी, निवेदन है आपसे कि अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। बंद है, मेरी माइक बंद है, आप लोग की आवाज बढ़ रही है। नहीं, बंद नहीं। आप स्क्रीन पे टच करिए, स्क्रीन को टच करिए, वहाँ माइक आएगा, उस पर टच करेंगे तो म्यूट होगा आपका, तब बंद होगा आपका। नहीं, बंद चालू नहीं। है सर। आप अपने स्क्रीन को टच करेंगे तो उसमें माइक बना हुआ आएगा, उसको टच करेंगे तो म्यूट हो जाएगा, क्योंकि आवाज बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब म्यूट हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हो गया जी। हाँ, ठीक है जी। विदुरी साहब, मुझसे एक आग्रह किया गया था कि मैं 1857 के क्रांतिकारी अमर सिंह महतो पर कुछ बोलूं। तो 1857 के पहले 16 वर्ष पहले एक बुंदेलखंड विद्रोह हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी एक सक्रिय भागीदारी अदा की थी। ये हुआ था कि बुंदेलखंड एक विद्रोह हुआ था 1842 में, मतलब स्वतंत्रता संग्राम 1857 के 16 वर्ष पहले एक बड़ा भीषण विद्रोह हुआ था बुंदेलखंड में। उसमें अमर सिंह महतो की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। उस दौर में जो विद्रोह की 3 जमात थी, 3 समुदाय बहुत थे, बड़े थे। एक तो गोंड थे, दूसरा लोधी थे और तीसरे बुंदेली थे। बुंदेलखंड विद्रोह की शुरुआत सायगढ़ के राजा बुंदेला राजा ने की थी और इसकी शीघ्र ही कमान राजा हृदय साय ने संभाल ली थी, जो हीरागढ़ के राजा थे, बाद में उसे हीरापुर कहा गया। और ये जो इनका राज्य था ये नर्मदा के क्षेत्र में था। 184 करीब उनके गांव थे और बहुत बड़ी ताकत थी उनकी। उस दौर में जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में जाति पंचायतें इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी कि राज किसी का भी हो, किसी भी राजा के अंदर कोई जाति रह रही हो, लेकिन उसकी जाति पंचायत का जो मुखिया होता था उसकी एक व्यापक जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने बिरादरी के हितों की वो रक्षा करे, चिंता करे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और राजा केवल एक प्रशासक नहीं होता था, बल्कि वो जिस कास्ट का, जिस जाति का राजा होता था, उस जाति पंचायत का भी वो मुखिया हुआ करता था, ये उसका दायित्व हुआ करता था। तो राजा हृदय साय जो लोधी थे, उन्होंने जो बुंदेलखंड विद्रोह की कमान संभाली थी, इतना वेल प्लान्ड ये विद्रोह था कि जब अंग्रेज उलझे हुए थे अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अफगानिस्तान में उनका ये युद्ध हो रहा था, ठीक इसी समय पे इन्होंने एक रणनीति बनाई कि हम बुंदेलखंड से अंग्रेजों को मार भगाएंगे। और उस दौर में इन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर एक बंटवारा कर दिया था कि आप यहाँ की कमान संभालेंगे, आप उस क्षेत्र की कमान संभालेंगे। तो अमर सिंह महतो, जिन पर आज में उद्बोधन मेरा है, उन्होंने बुंदेलखंड का जो उत्तरी भाग था, उसका लुधियाना क्षेत्र जिसमें राठ महोबा कहते हैं, इसका दायित्व इनको सौंपा हुआ था। तो 1841 में लोधी, गौड़ और बुंदेला राजाओं का, जागीरदारों का, जमींदारों का, तालुकेदारों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन डिस्ट्रिक्ट महोबा के अंतर्गत एक सूपा बहुत बड़ा गांव है, वहां कन्हैया जू का चबूतरा पर एक सम्मेलन हुआ था और कई हजार लोग उसमें राजा लोग इकट्ठे हुए थे। उधर ये क्षेत्र आता था राजा पारीक्षत बुंदेला के अंतर्गत। राजा पारीक्षत बुंदेला और राजा हृदय साय ये एक घटना के सिलसिले में बहुत घनिष्ठ मित्र हो गए थे। दोनों ने एक प्रण किया था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और मित्रता के कारण फिर उन्होंने बुंदेलखंड विद्रोह की एक शुरुआत की थी और ये कमान इन्होंने संभाली। उत्तरी क्षेत्र के लुधियाना क्षेत्र की कमान में जो मेरे पूर्वज अमर सिंह महतो थे उन्होंने संभाली हुई थी। लेकिन उसमें ये था कि राजा पारीक्षत बुंदेला के जो भतीजे थे, चरखारी के राजा रतन सिंह नाम था उनका, उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी अंग्रेजी शासन के प्रति थी, कंपनी सरकार के प्रति थी। उधर हमारे पास में एक कैथा छावनी अंग्रेजों की, और उस कैथा छावनी बड़ी एक अंकुश थी राजा पारीक्षत के लिए, पारीक्षत बुंदेला के लिए। लेकिन राजा पारीक्षत बुंदेला ने अमर सिंह महतो और इनकी बिरादरी के लोगों की मदद से, लोधियों की मदद से कैथा छावनी को लूट लिया था
वहाँ अंग्रेजों को बहुत कत्लेआम इन्होंने किया। अभी भी मैं वहाँ पे रिसर्च के सिलसिले में गया था तो उनकी कब्रें वहाँ पे बनी हुई हैं, वो मैं सारे चित्र वहाँ पे लाया था वहाँ कैमरे में। तो ये था उस दौर का एक तेवर। लेकिन राजा परीक्षित का जो भतीजा रतन सिंह था, उन्होंने इस विद्रोह की सूचना वहां पे दे दी थी कि आपके खिलाफ एक विद्रोह कर होने जा रहा है, तो अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों के देने के कारण ये हुआ कि अमर सिंह मेहता उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे, बड़े घृणा करने लगे थे। एक घटना ऐसी होती कि आमना सामना होता है, वो हाथी पर सवार हैं, अपने घोड़े पे जा रहे हैं, घोड़े को एड़ लगाते हैं, हाथी के ऊपर लांग के निकल जाता है घोड़ा। तो इधर से उनका एक बहुत बड़ा राजा रण सिंह का अपमान हो जाता है और कैथा छावनी और अपनी सेना को लेके एक अटैक होता है, आक्रमण करते हैं मेरे गांव के ऊपर। तो वो मैंने पिछले वेबिनार में इस चीज का जिक्र कर दिया था, तो रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है। जितने प्रसंग जरूरी है केवल मैं उसको ही रिपीट करूंगा ताकि अन्य वक्ताओं को भी एक अवसर मिले आज के वेबिनार में बोलने का। तो जब इसमें गद्दारों की कभी कमी नहीं रही है, और इधर हमारे गांव में भी जो तमाम लोग निष्ठा के साथ सारे के सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन एक आध परिवार ऐसा था कि जो इनसे किसी कारण से ईर्ष्या रखता था। उन्होंने एक रास्ता बता दिया था अंग्रेजों को। तो उनके छावनी के सैनिक और चरखारी के सैनिकों ने घर मकान को जलाया, लूटा, पूरा गांव लूट लिया और जला दिया गया। ये सब हुआ। तो राजा ने अमर सिंह मेहता को, हमारे पूर्वज को, बंदी बनाया और ये कहा जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की सनतें प्राप्त करने के लिए उनकी वफादारियां मतलब ये सिद्ध कर रहे थे, चरण कमल कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि ना मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिर उनके पुत्र जो होते हैं 19-20 साल के गणेश मेहता, उन्होंने तात्या टोपे को लेके फिर उनके ऊपर अटैक करते हैं और छुड़वाते हैं। तो 7 महीने करीब वो अमर सिंह मेहता राजा के उसमें कारावास में रहे थे। और इस दौर में मेरे मन में एक जिज्ञासा होती थी कि आखिर केवल इनको बंदी क्यों बनाया गया। वो चाहते राजा तो इनको फांसी दे सकते थे। तो समाधान बहुत बाद में मिलता है। जब मैं रिसर्च के सिलसिले में बड़ी गहराई से गया कि चरखारी सब लोधी राजपूत से घिरी हुई थी और उनको ये मालूम था कि लोधी राजपूत, और यदि हमने ये गलती अगर कर दी कि इनको फांसी दे दिया अमर सिंह मेहता को, तो हमारा शासन करना बड़ा दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही परिस्थिति जब एक गद्दारी के कारण राजा हृदय साय को 18 धोखे से पकड़वाया जाता है। उस समय पकड़वाया जाता है जब उनकी बेटी की शादी थी और बारात आने वाली थी। ठीक उसी समय एक गद्दारी की जाती है और उनको पकड़वा दिया जाता है। जब उनको पकड़वा दिया जाता है तो उस समय जो एल बरो थे, गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने कहा कि देखिए लोधियों को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि उनके राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़ा दोस्ताना व्यवहार करते हुए इनको ले जाया जाए, शक नहीं होना चाहिए वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक यही अब हुआ। उनके परिवार के 12 लोगों को बंदी बनाया गया था और रखा गया था चुनार किले के अंदर। अभी हमारे लक्ष्मी दादा गए थे, उसको देख के आए हैं कहीं, वहां पर उनको रखा गया था। उधर ठीक मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जातिगत एकता है, सामाजिक एकता है, तो बड़े से बड़े सम्राट, बड़े से बड़े आतंकी ये थर्राते और घबराते हैं कि हमें कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है कि हमारे जान के लाले पड़ जाए। गुप्तचर जब उनको वैसे ही सूचना देते हैं जो अमर सिंह मेहता के बारे में था कि यदि इनके साथ अनर्थ हुआ तो हमारा कत्लेआम होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जब वहां गुप्तचर वहां पर आपका मिर्जापुर के किले में जो बंद थे, वहां पर देते हैं कि राजा हृदय साय को यदि फांसी दे दी गई तो भारत में हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर कुछ ऐसे दस्तावेज तैयार किए, उनकी क्रांति को कोई डायलूट करने की कोशिश की कि संभवतः उनका बहुत बड़ा कसूर नहीं था, और इस शर्त पर थोड़ा लिखित में है ये चीज कि आप भारत में हमारा मतलब विद्रोह नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि राजा हृदय साय का मतलब प्रभाव था संपूर्ण भारत में था, संपूर्ण भारत में ना सही, संपूर्ण भारत की लोधी जातियों के वो मुखिया थे, तो उनमें तो था ही, निश्चित रूप से था, और ये अंग्रेजों को बड़ा एक डर था। लेकिन 1857 जब होता है आता है तो पूरा परिवार फिर रहता है, उसमें सारे के सारे परिवार वाले शहीद हो जाते हैं। फिर राजा हृदय साय भी उसमें शहीद होते हैं, किसी को फांसी दी जाती है, किसी को गोली लगती है, किसी को। राजा संग्राम साहब वगैरह जो ये गोंड राजा थे,
उनको भी मतलब तोप के मुंह से बाप बेटे को बांध के उड़ा दिया जाता है। बहुत बड़ा अत्याचार अनाचार उस समय जुल्म ज्यादतियां थी अंग्रेजों की। मेरे गांव के परिसर में, घर मकान के परिसर में एक खोड़ा है हमारे यहाँ मुंदली में, खत्ती को खोड़ा कहते हैं, कुएनुमा होता है जिसमें अनाज भरा जाता है, आप लोग ये जानते होंगे। तो 1857 में कहते भाई गदर पड़ी थी। गदर का मतलब ये था कि अंग्रेज मतलब ढूंढ ढूंढ के क्रांतिकारियों को मार रहे थे, फांसी दे रहे थे वगैरह। अब ये था कि वो खत्ती जिसका खोड़ा का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि घर की महिलाएं रात के अंधेरे में 12-1 बजे रात में उसके अंदर उतर के अपनी आटा चक्की, उस समय हाथ से ही आटा पीसा जाता था, गेहूं पीसा जाता था, ताकि उस चक्की चलने की आवाज अंग्रेजों को सुनाई ना दे। आज पीसा जाता था, आटा बनाए, रोटियां बनाई जाती थी, उसका धुआं ना उड़े इसकी व्यवस्था की जाती थी। इतना था। बाकी चने वगैरह भून के ये लोग जंगल जंगल भटकते थे, क्योंकि क्रांति विफल हो चुकी थी और एक एक क्रांतिकारियों के गांव को उस समय जलाया जाता था, लूटा जाता था, ध्वस्त किया जाता था। ठीक इसी तरह का मुझे पूरा तस्वीर सामने आती है। जिस तरह के गुजरों का आंदोलन था, मेरठ में था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, उनके भी गांव को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, जलाया गया। ठीक यही तो होता था। यहाँ के लोकगीतों में भी इस बात की बिल्कुल झलक मिलती है कि सिर्फ लोधियों के गांव को लूटा गया, तोड़ा गया, जलाया गया। हमारे यहाँ बुजुर्ग बताते हैं कि पहाड़ है, पहाड़ में एक मतलब जो सुरंग नुमा थी, उसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कुछ लोग छुप गए थे, जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी, उनको छुप के गए थे। अब उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, ठीक उसी दौर में एक बहुत बड़ी चट्टान को लेकर उसमें द्वार बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, सबके सब उसी मारे गए, जल गए, मरे गए। अभी मुझे कल ही एक हिस्ट्री पता चली, विजय सिंह लोधी साहब ने मुझे बताया, ये एडमिन है, उन्होंने बताया कि ये एक मैंने भी नोट किया है, आई वुड लाइक टू रीड दैट। विजय सिंह लोधी जी के एक पूर्वज थे करंजय सिंह लोधी, और उनकी एक बहन थी, वो उस समय बालक रहे होंगे, तो एक पहाड़ पे गाय चरा रहे थे। तो उस पहाड़ से उन्होंने जो नजारा उस दौर का देखा, पहले तो मैंने सिर्फ पढ़ा था कि गांव के गांव लूटे गए, जलाए गए, तोड़े गए और बर्बरता बरती अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा। कि वो देखते हैं दोनों भाई बहन, करंजय सिंह उनकी बहन, कि गांव के लोग, वहां भी एक सुरंग थी, नेचुरल सुरंग थी, और ग्राम का नाम खेमरा खजरा है, जो बिजौली झांसी के पास में है। उस गुफा में वो सब घुसते जा रहे हैं, ये भाई बहन करंजय सिंह उनकी बहन देख रहे हैं कि सब अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज से वहां छुप गए। अंग्रेजों को भनक लग गई तो उन्होंने उस गुफा में आग लगा दी। इतनी निशंसा क्रूरता थी कि ना उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे गुफा में हैं, ये नहीं देखा कि महिलाएं हैं, ये नहीं देखा कि बूढ़े लोग हैं। तो इस तरह की घटनाएं एक नहीं है, एक तो मैं ये जिक्र कर रहा हूँ जो जानकारी में, लेकिन जो लोकगीत वहां के कहते हैं कि ये हर गांव के साथ ऐसा हुआ है। मतलब करीब 3 करोड़ लोगों को तो उन्होंने फांसी दी हुई थी, बहुत से सीधे सीधे गोली से मारे गए थे लोग, जिनका कोई बहुत ज्यादा उल्लेख, बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता है, जिसके लिए डॉक्टर ओम कटियार फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, आपको याद होगा, जो मेरी उम्र के लोग होंगे, कि जब भारत में एक इमरजेंसी पीरियड 1975 वाला आया था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई हुई थी, तो उसमें कुछ लोग जो जेल गए हुए थे, उनको लोकतंत्र प्रहरी के नाम पर उनको बाकायदा आज तक पेंशन मिलती है। वो 1 दिन के लिए गया, 1 घंटे के लिए गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1857 के जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके गांव जला दिए गए, संपत्तियां जब्त कर ली गई, लड़के बच्चे महिलाएं स्त्री पुरुष मारे गए, शहीद हो गए। 3 करोड़ तादाद कम नहीं होती। 3 करोड़ तो ये है जो डायरेक्ट फांसी पे चले गए। कोई पेड़ राजमार्गों पर मार्ग पर ऐसा नहीं था जिनकी हर डाल, हर शाखा पे कुछ लाशें लटकती हुई ना मिले। उस समय का वाशिंगटन पोस्ट ये लिखता है, वो दृश्य बड़ा हृदय विदारक था कि छोटे छोटे बच्चे थे जो माँ के स्तन से छाती से लगे हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी को भेड़िया खा गया, किसी को जंगली जानवर मार के खा गए। ये मतलब उस समय का एक वाशिंगटन पोस्ट हृदय विदारक दृश्य लिखता है। इसके अलावा बंगाल में जो सूखा पड़ा था, तो भारत में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल कमी नहीं थी। लेकिन उस भयंकर अकाल में मिसमैनेजमेंट या जानबूझ के ऐसा था कि जनता को अन्न का वितरण नहीं किया गया, और वो सारा का सारा अनाज जहाजों से भर के ब्रिटेन को सप्लाई किया गया,
जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखों मर गए। ये हालत थी, जो अपनी फसल का आने का इंतजार, वर्षा का इंतजार करते करते मर गए। 45 ट्रिलियन डॉलर की अंग्रेजों ने उस दौर तक लूट वो भारत की कर चुके थे, जब हमारा भारत अधिकतम, जो मैं देखता हूं कि 27% जीडीपी में था। विश्व में सबसे बड़ा योगदान आर्थिकी में था, इकोनॉमी में था, वो भारत का था। फिर वो कभी 24 आया, 25 हुआ, ऐसे उठते करते हुआ। जब अंग्रेजों ने लूटा तो हम करीब 1.5% की इकोनॉमी में आ गए। जो ब्रिटेन मुश्किल से 1% की इकोनॉमी में, जीडीपी में था, वो बल्कि मतलब मालामाल हो गया। ये अंग्रेजों से इतना आपको शायद नाराजगी ना भी हो जितनी गद्दारों के कारण होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट, भारत का कंगाल हो जाना, करोड़ों लोगों का मारा जाना, भूखों मर जाना, अकाल। सबसे बड़ी बात ये है कि सत्याग्रह का जो महात्मा गांधी का दौर था, जो वंदे मातरम कहते हुए एक दिन के लिए जेल चले गए, जेल नहीं भी गए हैं, सत्याग्रह में जेल नहीं गए, वो किसी भी अपराध में जेल चले गए हैं। हमारे सामने रिकॉर्ड है, कुछ व्यभिचार में चले गए हैं, कुछ जानवर की चोरी में चले गए हैं, कुछ नहीं भी गए हैं, लेकिन जो जेल उस दौर में थे, कारागार में थे, किसी भी अपराध में थे, अगर उन्होंने ये सर्टिफाई कर दिया कि फला फला हमारे गांव के 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, ये लोग भी मेरे साथ जेल में थे, उनको फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन बाकायदा मिल रही है। जो हजारों लोगों की सूची इन्होंने तैयार की, आरटीआई से मांगा है जवाब डॉक्टर ओम कटियार साहब ने, तो ये आखिर अंधेरगर्दी करता है। मेरे पूर्वजों की 1039 बीघे जमीन थी, 200 बीघे तो खैर उन्होंने अपने भांजे को दे दी थी, तो 839 बीघे जमीन देती है। उसमें हमारे पास एक इंच जमीन नहीं रही। हमारा बहुत बड़ा मकान आज भी पड़ा हुआ पूरी तरीके से, और उसको मैं खुलत ही रखना चाहता हूँ ताकि याद बनी रहे कितनी जेल यात्रियां हुई, कितना विध्वंस हुआ है। वो एक नमूना है जो सारे भारत एक मिसाल है निश्चित रूप से। तो ये तो रहा ये। अच्छा, अंग्रेज बाकायदा जो महाकौशल और बुंदेलखंड के लोगों की मिजाज के बारे में, योगदान और बलिदान के बारे में, तो उनकी भाषा योगदान और बलिदान वाली तो नहीं है। उनकी भाषा तो ये है कि ये बहुत बड़े दोषी थे, बहुत बड़े विद्रोही थे। राजा हिरलाल लोधी ने 1842 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को भड़काया, और 1857 का मुख्य कसूरवार और 1842 का कसूरवार राजा हिरलाल लोधी है। आज गौंडों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। गौंड बेचारे बद से बदतर स्थिति में हो रहे, जिनके पास 52 गढ़ थे। गौंड राजपूत का दर्जा प्राप्त कर चुके थे उस दौर में। आज उनकी बहुत बड़ी खराब हालत है। लोधी चलो कुछ इलाकों में संभल भी गए हैं, ज्यादातर जगह बड़ी खराब स्थिति है। बिदूरी साहब ने पिछले वेबिनार में कहा था, मैंने कहा भाई कुछ लोग डोमिनेंट हो चुके हैं अभी, क्या उनका कुछ डोमिनेंस वाकई, क्योंकि उनके पास कुछ जमीनें थी, गुर्जर हैं, लोधी हैं, ऐसा मैंने जिक्र किया। उनको शायद मेरी बात बहुत ज्यादा अच्छी न लगी। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि इक्का दुक्का हो सकते हैं, बाकी जगह हालत खराब है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, अच्छा है, निश्चित रूप से ऐसा है। तो हमारे भारत की ये सुनकर चली जाती है कि अगर हमने इनके लिए कोई फैसिलिटी दे दी तो शायद इनको सारा हक ये ले जाएंगे। तो इसका हमने समाधान बताया है कि मैं बिहू जाति पे काम कर रहा हूँ। बिहू जाति का मतलब पूर्व अपराधी जातियां, क्रिमिनल, जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनको क्रिमिनल कहा, वास्तव में फ्रीडम फाइटर थे, और ये पहचान नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये है कि मैं बड़ा आशान्वित हूँ कि हमारे डेवलपमेंट बोर्ड ने 2 पत्र स्टेट गवर्नमेंट को लिखे हुए हैं कि इनको कम से कम इनकी पहचान जो है, विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट दीजिए, ताकि की पहचान उनकी बनी रहे, इनके पूर्वजों के बलिदान और योगदान को याद किया जा सके। ये हुआ है, और हमारे प्रयास से हमारे बोर्ड के जो माननीय चेयरमैन है दादा हिराते, उनके प्रयास से भारत सरकार के जो सचिव हैं, उन्होंने हर स्टेट को एक लिस्ट बना के बाकायदा भेज दी है कि आपकी ये जातियां हैं, ये क्रांतिकारी यानी विमुक्त जातियां हैं, इनके लिए जो राज्य की योजना है, जो केंद्र की योजना है, इनका लाभ पहुंचाया जाए, इनकी पहचान इनकी बरकरार रखी जाए, इनको सारे सर्टिफिकेट दिए जाए। तो हम अपने काम में बहुत कुछ हद तक आगे बढ़ चुके हैं निश्चित रूप से। तो हम एहसान फरामोश दुखी लोग नहीं हैं, शुरुआत से ही नहीं। कभी हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, गुजरों का देख लीजिए, लोधियों का देख लीजिए, भर लोगों का देख लीजिए, और तमाम महाराणा प्रताप के जो साथी थे उनका देख लीजिए, गाड़िया लोहारों का देख लीजिए।
कि अगर जरा भी मतलब किसी का योगदान रहा, जिसने हमें सम्मान दे दिया, हमारे सम्मान की बहाली कर दी, हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसके निष्ठावान है निश्चित रूप से। तो अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है तो निश्चित रूप से हम उनकी सराहना तो निश्चित रूप से करेंगे। बाकी राजनीतिक जो भी बातें हैं वो डिफरेंट चीज है, उसकी अलग बात है कि हम विरोध के लिए विरोध करना है किसी सरकार का, तो मैं तो इसको ज्यादा उचित नहीं मानता हूँ। लेकिन एक राजनीतिक हो सकते हैं कि हम हर सरकार की निंदा बुराई आलोचना करें, लेकिन चूंकि वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ स्टेप हमारे लिए उठाए हैं जिसकी जानकारी, गहन जानकारी मुझे है, और कभी आप व्यक्तिगत तौर से भी पूछ सकते हैं किसी वक्त अगर सेमिनार रखा जाएगा तो उस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। और मैं सोचता हूं कि इस समय ज्यादा हो रहा है, आप मुझे क्वेश्चन आंसर के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने की, और धन्यवाद आपको। चाहे तो अगले वक्ता बोले या मुझसे क्वेश्चन आंसर कर लें तो बेहतर होगा, मैं समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर वीके लोधी जी। मैं माफी चाहूंगा, हमारा कुछ सिस्टम गड़बड़ कर रहा था जिसके कारण बहुत ज्वाइन नहीं कर पाए, लोगों के फोन आ रहे थे और हमारा कंप्यूटर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसके लिए आप सभी लोगों से मैं माफी चाहूंगा जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। आपकी आवाज तो थोड़ा सा में क्या है कि आप लोगों का फोन आया था कि सुनाई दे रही, आप सुनाई दे रही। आप ऐसा कर सकते हैं कि हेलो, फोन पर बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, या किसी तरीके से। नहीं डॉक्टर साहब बोलिए, बोलिए आ रही है या लिख। हेलो, हाँ जी बताएं। जी बोलिए। अब आई आवाज आपकी डॉक्टर साहब। हाँ, तो इसमें क्या हमारा तो सिस्टम गड़बड़ हो गया था, वो लिंक करने के चक्कर में फेसबुक पे, तो मिसेज ने कुछ पता नहीं क्या हो गया, तो वो ऑन भी नहीं हो रहा था, कंप्यूटर ऑन तो था लेकिन कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। तो जब मैं मोबाइल से कर पा रहा हूँ, मोबाइल भी बीच में डिस्टर्ब हुआ, इसके कारण 2-3 बार में कई लोगों के फोन आए तो लोगों को प्रॉपर ढंग से ज्वाइनिंग नहीं दे पाया। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, जैसे आप लोग बता चुके हैं कि भारत की इतनी बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लेकिन अब तक सरकारों को आजादी के 73 सालों में जो करना था, तो सरदार पटेल जी इंडिया गेट वार मेमोरियल बना रहे थे, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है ठीक से, थोड़ा पास से बोलेंगे डॉक्टर साहब। आप रिपीट करेंगे मोहन जी, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप अगर उनकी आवाज सुन रहे हैं तो आप रिपीट कर दीजिए। जी, वो डॉक्टर साहब यही बोल रहे हैं कि जो हम लोगों ने बोला उसी को अंडरलाइन कर रहे हैं, बाकी इतनी है जो ओंकार सिंह जी। डॉक्टर साहब जारी रखिए कटिया साहब। तो इसमें जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनना था, ये आज तक सरकार ने नहीं बनाया, और हमारे प्रयास से सरकार मानी, तो बाद में इन्होंने क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया कि आजादी के बाद वाला तो बना दिया, आजादी के पहले वाला नहीं बनाया। सरदार पटेल की बीच में मौत होने के बाद में काफी कुछ इंडिया गेट पर बना है, लेकिन क्या है कि वो वहीं का वहीं बना रह गया। और एक छतरी थी वहां पर, नेहरू जी ने क्या किया, जहाज पंचम की मूर्ति लगवा दी, जिसकी नाक डॉक्टर लोहिया ने अंत में तोड़ी थी। तो जिन सरदार पटेल की जो योजना थी कि इंडिया गेट पर जिन जिन लोगों ने 1857 लड़ा है, भारत को आजादी दिलाने में योगदान दिया है, उनका यहाँ पर कुछ न कुछ हो, क्योंकि दिल्ली में ही बड़ा हिंदू राव है, बड़ा हिंदू राव में, या हमारे आजादपुर मंडी के पास में है, यहाँ पर अंग्रेजों ने जो शहीद हुए हैं उन लोगों के लिए स्मारक बना रखे हैं। भारत के लोगों के भी नाम लिखे जाएं। सरदार पटेल की योजना थी, इसीलिए सरदार पटेल ने शक्करबा पे एंकर कमेटियां बैठाई और किया था। सरदार पटेल के पिता स्वयं 1857 लड़े थे। अब कारण यहाँ पर यह था कि भारत की जो आजादी की लड़ाई में जो अन्य कांग्रेसी थे, इनका कोई 1857 में योगदान नहीं था, इसीलिए ये सब लोग 1857 से मतलब तवज्जो नहीं देते थे। तो इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे साथी हैं एडवोकेट दिवाकर जोशी, जो विभिन्न गजेटियर के बारे में जानकारी देंगे,
गजेटियर कहाँ के हैं, इनको इन्होंने काफी कुछ गजेटियर्स के बारे में बताया है। आदरणीय दिवाकर बिदोड़ी जी, मेरी आवाज आ रही है? दिवाकर बिदोड़ी जी, जी जी सर जी, हाँ स्वागत है हाँ आपका। जी, आप बात है हाँ अब आपकी आवाज आई है सर। धन्यवाद, धन्यवाद जी। मैं करूं साहब? जी बताएं बताएं। देखिए मैं सर, आप मैं, सज्जनों जो को गजेटियर्स- जी मैं थोड़ा सा जी। आप लोगों को सूचित कर दूं कि लगभग हम मेरे फेसबुक जी पेज के माध्यम से और मेरे जो ग्रुप है उसके माध्यम से लगभग 2,15,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो कृपया जो आप बात रखिए थोड़ा विषय के अनुरूप थोड़ा अच्छे से गंभीरता से रखेंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा। लगभग 2,15,000 लोग देख रहे हैं आपको। जी, मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं सर। जहां तक गजेटियर्स की बात, मैंने इस सारे गजेटियर्स देखे, झांसी, जालौन और आपका और आपकी मैनपुरी, इटावा और आगरा, इन गजेटियर्स को देखा सर। अंग्रेजों ने अपने तरीके से, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और अपने अपने तरीके से लिखा उन्होंने। खैर, जैसे मोहन जी ने और बीके लोधी साहब ने जो बताया है, ये कमाल की चीजें हैं। ये हमें कहीं लिखित में नहीं मिलती हैं साहब, और ये हमें तभी मिलती है क्योंकि हमारा जितना योगदान है, इस योगदान को ये आज तक छिपाया गया। ये किसी बुक में भी नहीं मिलता है इतना, जितना लोधी साहब से मैं इतना इम्प्रेस हूं कि जो ये चीजें बताई हैं, एक हल्का सा मिलता है अवंतीबाई लोधी जी का, या मैंने महतो माइक साहब का माइक पढ़ा ही नहीं। म्यूट कर दें, जो और लोग हैं, तभी साफ आवाज आएगी सर। जी, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? हेलो, हाँ जी। अमर सिंह महतो जी के बारे में मैंने इतना, जितना लोधी साहब ने बताया है, बस कमाल का। देखिए सर, हमारा योगदान सबसे ज्यादा तो हम लोगों को मिलना चाहिए। हमारी जमीन जायदाद भी ले ली, हमारी जानें भी गई हैं, तो इन्होंने कहीं उसका जिक्र तक नहीं करा है हमारे लिए। जो उसके बाद के इतिहासकार आए हैं, उन इतिहासकारों ने भी अपने मुताबिक लिखा है। मैंने एक इतिहासकार का लिखा था, वो मोमडन थे, उन्होंने अपने तरीके से लिखा। उन्होंने इसको सारा हिंदू मोमडन के बताने की कोशिश करी। तो हमें उन पर ना जाके, जैसे आपने बताया है, लोधी साहब ने, मोहन जी ने बताया है, तो ये ज्यादा चीजें हमें अच्छा लगता है। अगर मैं गजेटियर्स की बात करूं साहब, तो इन गजेटियर्स में उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने डेट वाइज तो लिखा है। हमारी डेट वाइज लिखनी एक्टिविटीज, वो बोलता है कि भाई फला कर्नल साहब ने उनको पकड़ा, रिवेलियंस को मारा, 150 को मारा। अभी जब मैं आज देख रहा था इनका जालौन में, जालौन में आपका ये कह रहे हैं कि हमने जिस गांव में भी चलेगा 150 लोगों को मारा है, 15 को फांसी दी है, 13 को, और एक जगह जैसे भी लोधी साहब ने बताया था, उसमें केव में, गुफा के अंदर आग लगा दी। इसी तरह से जालौन में कुछ बच्चे और औरतें, वो जब इनका हंगामा हो गया शुरू, तो हमारी हार हो गई, तो वो लोग उसको नदी को पार करने लगे। नदी को पार करने लगे, अंग्रेजों को पता लगा, तो उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको उनकी कश्तियां डुबा दी। ये गजेटियर्स के अंदर है साहब। देखिए देखिए कितनी हरामीपना इन लोगों का। उसमें उनका जिक्र किया है कि वो हमारे वो सैनिक ने ना उनको इतना आके और गोरखे साथ लग के, उसमें लिखा है कि हमारी गोरखा बटालियन थी, उसने जाकर उनकी कश्तियों को डुबो दिया। तो उन बच्चे और औरतों का क्या था? लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तो उनको छोड़ना चाहिए था। और खैर, मैं इस तरह की बात कर रहा था, तो हम अपने तरीके से उसको बोलते हैं। जैसे मैं कोई अपनी बातें लिखता हूँ, मैंने पीछे भी बोला था अपनी उसमें, तो अगर मैं, अब से पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं सिर्फ अपनी रिसर्च कर रहा था गुजर्स के ऊपर, तो गुजर्स का कितना ज्यादा पार्टिसिपेट है। तो सर, जैसे जैसे पिछले हफ्ते मैंने बीके लोधी साहब को सुना, तो मैंने फिर इन गजेटियर्स को देखा, तो मेरी उस वक्त संकीर्ण सोच थी, मैं सिर्फ अपने तक सीमित था। मुझे लगा कि यार शायद मेरा ही एरिया, या हम ही लोगों ने बहुत ज्यादा काम करें। ऐसा नहीं है सर, ये हमारी बहुत छोटी सोच हो सकती है। मैं पिछले हफ्ते से मेरा चेंज हुआ है, तो लेकिन जब मैंने इन सबको पढ़ा है,
तो कमाल की चीजें देख रहा हूं मैं, लेकिन ये चीजें सर मुझे किसी बुक में नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों ने लिखा, उसके बाद कुछ जो राइटर आए हैं पंडित लोग हैं, नहीं लिखा किसी ने भी हमारी ऐसी चीजें। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो अभी इसको एक उजागर करना है साहब, और इसको लिखित में भी लेके आना। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरफ को जरूर ध्यान दें। दूसरा ये है कि जो डिनोटिफाइड्स के लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं, उस पर हम अपने स्तर से किस तरह से गवर्नमेंट को लेके आए। और ऐसा नहीं है, अभी लोधी साहब कह रहे थे कि शायद गुजरों के लिए उन्होंने कहा था, लोधियों के लिए कहा था, कुछ समृद्ध हो गए। बिल्कुल ठीक है सर, मैं विरोध स्वरूप नहीं बोला, बट ये बोला है कि सामने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा समृद्ध है। हर जगह ऐसा है। मेरा अपना गांव दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर हर तरह से समृद्धशाली है सब कुछ। मेरे गांव से एमएलए भी है, सांसद भी मेरे गांव से ही है, काउंसलर सब कुछ है मेरे गांव से, सब कुछ है। उस और अरबपति भी लोग हैं, करोड़पति तो छोड़िए अरबपति, उसके बावजूद हैंड टू माउथ लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी एक जैसे होंगे। हैंड टू माउथ है, जिसको आज खाने का है कल नहीं मिलेगा। और वो किस वजह से है कि हमारी जमीनें और सारी जमीनें जब्त कर ली थी। 1857 के अंदर हमारे गांव की 18,000 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया गया था। वो 1857 के गदर के विरोध हुआ था। वो कहते हैं गदर, यहाँ हम कहते हैं हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये। मैंने बहुत जगह लिखा है, मैं आजकल सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हूं इसी वजह, एक ही एक वो है मेरा कि भैया हम डिनोटिफाइड इस वजह से हुए हैं, हमारी जमीनें गई, जायदाद गई। ये 1857 का जो संग्राम है, इसको कहीं भी हाईलाइट नहीं किया जाता है। सिर्फ कौन हाईलाइट किया जाता है? महात्मा गांधी के बाद का पीरियड और ये आजादी तक, इसको हाईलाइट किया जाता है। जो कहते हैं सब ये संघर्ष हुआ, इसको जानबूझ के छिपाया जाता है। उससे पहले का संघर्ष को लेके आया जाता है। बट हमें सबसे पहले अपने सम्मान की बात है। कटियार साहब जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, कमाल का चीज है सर ये। हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमारे जब तक हमारा सम्मान है, हम अपने सम्मान को वापस हमें चाहिए। वही सम्मान जिसकी वजह से आज हमारी स्थिति भी इतनी है। अदरवाइज हम जब अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, तो आज का समय हमें अपने से भी लड़ना होगा। मैं कुछ गजेटियर्स की आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट में मैंने बड़े उससे आया था, इसको मैं विस्तार से नहीं लिख पाया। यहाँ पे कुछ ऐसे उन्होंने अपने गजेटियर्स ने एक चीज और भी लिखी है। हमारा विरोधियों के लिए तो लिखा ही लिखा है, अपने लॉयल लिए भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि हमने इनको रसद दी, हमने इनको जागीरें दी, उनके पर्टिकुलर नाम भी लिखे हैं और जगह के नाम भी लिखे हैं। और कई जगह के ऐसे, इटावा जब गजेटियर में पढ़ रहा हूँ तो वहां अजीतमल जो रेबेलियन है, राजपुरा, सहारन, शाहपुर, रामनगर, फपून, औरैया और बिधुना, इन जगह पर उन्होंने मिस्टर ह्यूम, HUME, ह्यूम करके कर्नल ह्यूम है, उन्होंने लिखा है कि भाई जहां इन गांवों को जो विवरण मैंने दिया है, जो बोला है अभी, वो कहते कि इनको किसी में 10 लोगों को मारा है, फांसी दी है, किसी में 150 को, किसी में 130, मतलब 100 से नीचे की गिनती नहीं है किसी की भी। अब मैं अगर इनको आपको कहने लगूं तो सारा समय मेरा ही बीत जाएगा, क्योंकि यहाँ 8:30 बजे तक समय होता है और लोगों को भी थोड़ा सा मुझे समय देना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि रसूलाबाद और कानपुर, कछवाहगढ़ और नरगढ़ में, परगना भरथना में, बिलासपुर और सिलाना में 81 मारे। कह रहा एक ही गांव में जो बिझालपुर है, बिझालपुर सिलाना है, 81 लोग उनको मारे। कर्नल रेडिफ करके आए और लेफ्टिनेंट शेरिफ, इन्होंने 3000 औरतों और बच्चों को, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र करा था कि बोट से, वो 3000 लोग थे जो सिलाना और बिझालपुर से जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों की 16 मई 1858 को हार हो गई। तो हमारी औरतें और बच्चे वहां से जब भागने लगे अंधेरे में, तो उन्होंने 3000 औरतों और बच्चों को, ये किसी आपको इतिहास की किताबों में नहीं लिखेंगे साहब, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा। और ये गजेटियर्स का हिस्सा है जिसको मैं आपको यहाँ विवरण दे रहा हूँ। और राजा तेज सिंह मैनपुरी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया 2 जुलाई 1858 को। तो ये कुछ रेबेलियंस के इन्होंने नाम भी दिए हैं इसमें। उसके बाद बरेली गजेटियर्स में इन्होंने अपने लॉयल लोगों के, जो इनका लॉयल लोग है, मैंने वो लिखा है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा विवरण आज के लिए
मुझे लगा कि मुझे 15-20 मिनट ही मैं ज्यादा बोलूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को हमें मौका भी देना है। अगर हम ही सर हर वक्त बोलते रहे तो हमें इन लोगों को जो बातें सुन रहे हैं इनको भी जब तक ये आप आगे एक प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम आगे बता कैसे पाएंगे। तो कटियार साहब सबको एक एक मिनट का जरूर आप समय देंगे। पिछली दफे मेरी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि ये लोग क्या है कि हम आगे, मैंने पिछले हफ्ता मैंने पूरा लगाया, लगभग 20 लोगों को मैंने अपनी बातें समझाई और वो मेरे साथ वेबिनार में होते, वो मैं उनके साथ कर रहा हूँ साहब। उसको बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मैं अगर 10 लोग एक ही हफ्ते में जोड़ूंगा, फिर अगले हफ्ते में 10 जोड़ूंगा, उनको बताऊंगा, तो ये चीजें इस तरह की आएगी जब तक बोलने की उनको प्रैक्टिस नहीं होगी। अब अगर मैं इनके सारे गजेटियर्स को जो मैंने लिखे हैं, 8-10 गजेटियर्स हैं, इनके बारे में ज्यादा अगर थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, लेकिन 8:15 हो गए, क्योंकि 8:30 बजे सर एक और हमारे यहाँ समाज का होता है, गुर्जर परिवार का वेबिनार होता है, वहां मुझे जाना होता है। तो अब मेरी फिर से गुजारिश है, सबको एक एक मिनट जरूर दें बोलने के लिए। और बहुत कुछ मटेरियल है, ऐसा मटेरियल सर जो बुक्स में नहीं मिलेगा। हम लोगों को पता है कि वदंतियां हैं, इलाके पता है वो चीजें, जब हम इनको नहीं लाएंगे और हमें इनको पब्लिश भी करना पड़ेगा। मैं आपके लिए बता दूं कि मैं 1857 पे मैं रिसर्च जब कर रहा था, तो मैंने बुक भी लिख रहा हूँ इसको। मैं उस बुक में मैंने वो चीजें लिखी हैं सर जो आज तक किसी बुक में नहीं दिया गया, वो इन गजेटियर्स के हिस्से थे। कुछ ऐसी बुक्स थी जो अननोन थी बिल्कुल ही, जो आयरलैंड के लोगों के लिखी है। मैंने पीछे भी बताया था कि वो आयरलैंड के लोगों से लिखी है, अमेरिकन लोगों ने लिखी है, वो जो यहाँ पत्रकार आए थे 1858 में, 1857 और 58 में यहाँ पत्रकार आई हैं। जब यहाँ इतना गदर हो गया, वहां की संसद में इसकी गूंज हुई, और 1 नवंबर 1857 को ही यहाँ पे राज आ गया उनका, विक्टोरिया का। तो तब जाके वहां गूंज हुई, तो यहाँ कुछ बहुत सारे पत्रकार आए, उन पत्रकारों ने अपने विवरण छापे हैं, उन्होंने डायरीज बनाई हैं। तो उन पार्ट्स हैं जो मैं एक बुक के रूप में दे रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं साहब। 8:15 हो गई है कटियार साहब। सबको 15 मिनट में, मुझे लग रहा है कि हम 14-15 लोग हैं, तो अगर एक एक मिनट भी सबको दें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साथी। उसके पहले मैं क्लियर कर दूं, 1 अक्टूबर को हम 1 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे। लखनऊ में राजा जयलाल सिंह थे, जिनको 1 अक्टूबर 1859 को फांसी दी गई थी। बेगम हजरत महल के प्रधान सेनापति हुआ करते थे। तो वो आजमगढ़ के अतरौलिया रियासत के थे, 4 भाई थे। उस विषय में हम जानकारी देंगे। ये 1 अक्टूबर को शाम को 7 बजे कार्यक्रम। और बुंदेलखंड का तृतीय चरण अगले संडे को भी चालू रहेगा। तो इसके पहले मैं अपनी बात, आदरणीय बालस्वरूप गुर्जर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? कटियार साहब 1 मिनट और। हाँ। कटियार साहब बस 1 मिनट। मैं अगर कहें तो ये जो गजेटियर्स हैं, इनके विवरण आधा घंटा अगर आप मुझे अगले हफ्ते दें, तो मैं इन गजेटियर्स के विवरण जो इनमें लिखा है वो आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। 5-10 मिनट हैं भैया, 10 मिनट अभी हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पुराने सब लोग हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, सब सुनना चाहेंगे। ये बताएं आप। आदरणीय कैरी ऑन प्लीज। सर अभी तो जी अभी तो मुझे 8:30 बजे दूसरा एक मेरा वो बड़ा अहम है, मेरे गुर्जर परिवार में एक वेबिनार है, उसमें मुझे जाना है। और मैं कम से कम सर परिचय 1-1 मिनट जरूर दें, मैं सुनना चाहूंगा सर। 8:30 बजे मैं चला जाऊंगा। आप जरूर इन लोगों को जरूर मौका दें। और जो 1.5 घंटे का सर, इसको 1.5 घंटे से आगे भी मत चलाओ, क्योंकि लोगों को ना ज्यादा बोरियत भी होने लगती है। 7 से और 8:30 रखा है, तो आप इसी को ऐसे ही कंटिन्यू करें जरूर। जी 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 जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे गजेटियर के बारे में? ऑलरेडी 5 मिनट कुछ बताना चाहेंगे आप गजेटियर के बारे में? बताना चाहेंगे? जी मैं बताना चाहूंगा। इनमें जो विवरण है ना सर, वो आपको 5 या 7 मिनट में नहीं होगा सर। वो गजेटियर्स के जो विवरण हैं, उसके लिए मुझे आधा घंटा जरूर चाहिए जी, क्योंकि वो आधा अधूरी जानकारी देने से सदा नुकसान हो जाता है। उसको लगता है कि हमने कुछ गलत बताया है। मैं अगले हफ्ते जरूर बोलना चाहूंगा इस बार।
जरूर जरूर जरूर, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करूंगा, एडवोकेट बालस्वरूप गुर्जर जी हैं, एडवोकेट बालस्वरूप गुर्जर जी मथुरा से। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, स्वागत है आपका। हाँ, आप सभी साथियों को नमस्कार। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो हमारा मिशन चल रहा है ये बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर से हमको अपने जो विमुक्त जन हैं उन लोगों के विषय में, हमारे विद्वान लोग हैं ही हमारे डॉक्टर लोधी साहब, विदुड़ी जी, लेकिन मैं ख़ास तौर से विदुड़ी जी से एक और स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुजर होने के नाते भी, कि वो हमारे रमेश विदुड़ी जी, जो कि सांसद होने के साथ साथ हमारे समाज के बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, तो उनके कान में ये तो डालिए कि भाई सरदार पटेल को वो गुजरों से अलग कभी कभी कर देते हैं, तो वो ना करके संसद में जिस प्रकार हमारे जाटव वर्ग ने स्पेशल तौर से डॉक्टर अंबेडकर को अपना लिया है और अपना विकास कर लिया है, तो इन्हीं को ही पकड़ के हम चढ़ सकते हैं। और खास तौर से सरदार पटेल तो एक ऐसी शख्सियत थी कि जो किसी भी समाज, किसी भी धर्म में अपनी इमेज रखते हैं, और अगर वो गुजरों के साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा हमारे गुजरों का नाम होगा। बाकी के और तो छोटे मोटे हमारे लोग स्वतंत्र सेनानी रहे ही हैं, और बाकी ये है कि हम लोग बालस्वरूप जी, पटेल साहब को किसी भी एक पर्टिकुलर जाति से बांधना उनके साथ बेईमानी होगी। वो हमारे सबके, हम डिनोटिफाइड सारी जातियों के साथ हैं, और वो डिनोटिफाइड जाति में है। जितना उन्होंने किया है हमारे लिए, वो अंबेडकर साहब भी अपनी जाति के लिए नहीं करके गई हैं, क्योंकि हमें उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब से हटवाया जनाब। उसके बाद डिनोटिफाइड जब हम आए हैं, तो खैर वो एक अलग विषय है साहब जी। दरअसल मैं उस बात को इसलिए बोल रहा था, कभी हो सकता है उस पर चर्चा हमारी आपकी, हम जब बैठेंगे कहीं फिजिकली मुलाकात होगी तब इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने एक ऐसी बात महाबलंकर हॉल में हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के सम्मेलन में कही थी, तो वो एक ऐसी है कि हमारे एक ऐसी शख्सियत को मतलब बहुत हल्का करना। तो बस इस पे मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि आप शायद उन्हीं से जुड़े हुए हैं, उनके मतलब गांव से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं परिवार है हमारा, ऐसा हाँ, तो इसलिए मैं आपके द्वारा ही उन तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। वहाँ तो समाज, वहाँ तो लोगों ने खूब कहा, जो भी कहा वो अलग चीज है। तो बस बाकी के ये है कि मैं एक और डॉक्टर लोधी जी से जानकारी चाह रहा था कि हमारे यह मथुरा का क्या रोल रहा है इसमें। अक्सर लोग एक दो चर्चा करते रहते हैं कि मथुरा का देवी सिंह गुज्जर हैं, देवी सिंह मल्ला हैं, उसके बावजूद भी कुछ मथुरा का रोल कम बताते हैं। ये मैं जानना चाह रहा था, लेकिन अभी समय नहीं है, अगली बार अगर इसमें दें तो अच्छा है। आदरणीय बालस्वरूप गुर्जर जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जब ब्रज का दौर आएगा, अभी देखो 2 चरण, अभी बुंदेलखंड और चलेगा, फिर कानपुर चलेगा, फिर लखनऊ चलेगा, फिर अवध चलेगा, फिर मैनपुरी और ये आगरा डिवीजन आएगा, फिर ब्रज आएगा, और ब्रज के बाद में फिर दिल्ली एनसीआर आएगा, समझ रहे हैं आप, फिर इनके अन्य स्टेट आएगा। तो आप ब्रज के लिए तब तक धीरे धीरे आप करिए जो आपको ब्रज बारे में हमने इस विषय में ज्ञापन दिया भरतपुर में। हाँ, बालस्वरूप जी के लिए मैं सर 1 मिनट बालस्वरूप जी के लिए मैं बता देता हूँ। मथुरा का और आगरा का एक ही साथ है, और बहुत बड़ा संघर्ष है 1857 में। अगर आप आगरा गजेटियर्स देखेंगे तो उसमें मल्लाह और गुजर जाति का जो उसमें लिखा है आगरा गजेटियर्स में, बहुत बड़ा लिखा है। वहां जितनी भी ये छोटी जातियां थी, उन्हीं का संघर्ष ज्यादा है वहां पे, जो हमारा ये आगरा और मथुरा रीजन है। चलो, और वो तो आगे बात करेंगे, करेंगे। वो केवल मैंने तो केवल ये आगे इसलिए प्रेषित कर दिया है कि आगे उसको ध्यान में रखा जाए, ये है। बाकी अगले कोई भाई को समय दीजिए। बस मैं आपसे यही कहता हूँ कि ये मिशन चलता रहे, और बाकी की तो चर्चा होती रहेगी। मैं निवेदन करूंगा, माननीय अमित कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं?
माननीय अमित कुमार जी, माननीय अमित कुमार जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या? जी हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, आप कुछ कहें। आपका स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है जनाब। बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित महानुभावों को हमारा नमस्कार। और हम क्या बोले, जब हमारे बीच में हमको अच्छे वक्ता मिल गए हैं, हमको तो सुनना अच्छा लगता है। जैसे बिधुड़ी जी ने बताया, लोधी जी ने बताया, बीके लोधी जी ने, नरवरिया जी ने बताया, तो इनकी सबकी जो रिसर्च है, जो खोज है इनकी, वो जो है तारीफ है उस चीज की। अब अध्ययन किया बिधुड़ी जी ने, गजेटियर ढूंढे, अब इतिहास निकाल के ला रहे हैं। पहले तो ये माननीय जी की हमारी कौम का इतिहास है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1857 में हमारा इतिहास हमें बताता है कि कलकत्ता से काबुल तक नहीं था जिस पर 4 चलासे न लटकी। और जो भी माननीय एडवोकेट मालस्वरूप गुर्जर जी ने जो बात कही मथुरा और आगरा के लिए, तो उस जमाने का 1857 का यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी आगरा और अवध संयुक्त प्रांत जिसको कहा जाता था, तो ये संयुक्त प्रांत में तो सबसे बड़ी तबाही हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये तो सब जगह इतिहास में लिखा हुआ है। तो मथुरा का भी, आगरा का, सब जगह का बहुत क्रांतिकारी इतिहास रहा है और बड़ा नरसंहार हुआ है उस जमाने में। तो उस नरसंहार के विरुद्ध जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री पटेल साहब ने जो कार्रवाई की थी ठक्कर बाबा हैंगर कमेटी बना के, हम तो यही चाहते हैं कि वो लड़ाई की जो इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट वगैरह आई थी वो हूबहू लागू होना चाहिए और उसके हिसाब से संविधान में पूरा काम होना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों को जो कुछ भी करना पड़ेगा हम सब करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के निर्देशन में जैसा निर्देशन मिलता जाएगा वैसा करते जाएंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले इतिहास समझ लीजिए। इतिहास में क्या है कि कांग्रेस बनाई थी एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम वो 1857 में इटावा जिले का कलेक्टर था। उसने ऑन द रिकॉर्ड 74,000 लोगों को एक साल में फांसी दी है इटावा अकेले में। तो एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाई। तो वो कांग्रेस जो है अंग्रेजों के पैटर्न पर चलती रही। बीजेपी जो बनी या संघ बना वो अंग्रेजों की मुखबरी के लिए बना। तो ये दोनों हैं, अंग्रेजों को बुरा नहीं कहते हैं। मोदी को भी भाषण सुन लीजिए, कभी एक शब्द भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला है। तो इन दोनों पार्टियों से कोई उम्मीद ना रखो। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने भयंकर कत्लेआम किया, क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगाए और लोगों को सामूहिक फांसियां दी, तो 1906 में जेनेवा के अंदर भारत के जो है लाला हरदयाल एमए, प्रोफेसर अवर बिहारी, भिखाजी कामा, मदन लाल ढींगड़ा, इन लोगों ने मतलब श्यामजी कृष्ण वर्मा, भूप सिंह जिसे विजय सिंह पथक कहते हैं, इन लोगों ने जेनेवा के अंदर गदर पार्टी बनाई थी। और गदर पार्टी बना करके गदर नाम का एक अखबार निकाला था। तो आप भारत के जो इतिहास है, जिस तरह उन लोगों ने इतना बड़ा काम जेनेवा में रह करके अंग्रेजों के सीने पर मूंग डली थी, आज ये सरकारें भले ही हमारी बातें ना सुने या समझें, लेकिन हम लोगों को तो समझना चाहिए। और हम लोग समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं। हमारे विद्वान साथी एक एक करके ये पहली लाइन के विद्वान साथी तैयार हो रहे हैं। तो आप धैर्य रखिए, ये वक्त 2-3-4 महीने में आपको समझ में आने लगेगा कि आपके साथ में हजारों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं, हजारों की तादाद में जुड़ चुके हैं और आपके वेबिनार पर भी आने लगेंगे। इसलिए थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर सीखने और समझने की प्रॉब्लम है,
टेक्निकल प्रॉब्लम को थोड़ा हम कमजोर हैं, इस वजह से ये होता रहा है। इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में गीता सिंह जी हैं क्या? गीता सिंह जी, बोलो जी सर, प्रणाम सर। हाँ बताएं। हाँ, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और क्या सर, आप लोगों का जो बात है वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सुन रही हूँ। और आगे कुछ जो बताना होगा तो अगली बार मैं बता सकती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो 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 सभी लोगों के माइक म्यूट हो गए अचानक। सॉरी 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 सॉरी। अमित हेलो, जी, आपका चालू है, मैं डॉक्टर साहब का निवेदन चालू करना है। चाहूंगा कि समप करने के लिए हमारे विद्वान साथी मोहन सिंह नरवरिया जी हैं, जो अंत जी में अपनी सामग्री प्रस्तुत करेंगे। जी और आदरणीय नरवरिया साहब, आप जी इसे संक्षिप्त में देखिए, 5 मिनट में इसको अपनी बात कह दें। जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। जी देखिए, आदरणीय। ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक का इस तरह का सकारात्मक प्रयास किसी भी फोरम द्वारा, किसी भी संस्थान द्वारा, संगठन द्वारा नहीं किया गया है। तो एक अनूठा प्रयास है कि देश भर के क्रांतिकारी, और जिनको अंग्रेज लोग विद्रोह कहते थे, हम लोग आजादी के दीवाने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, उन लोगों का इतिहास छुपा हुआ है, उनकी जानकारी लोगों को नहीं है। और उसी के फलस्वरूप आप जानते हैं कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट भी आया था 1871 का, और बहुत सारी चीजें हुई है। तो पूरे देश के अलग अलग भूभाग में, अलग अलग क्षेत्रवार जो आपने तय किया कि वहां के जो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका इतिहास, उनकी जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों के बीच में लाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है इस तरह की चीज को हमको बड़ा संजो के रखना चाहिए, और इसको लेके एक डिटेल स्ट्रेटेजी, जिसको बोलते हैं रणनीति और कार्य योजना बनानी चाहिए, और सरकार की समझ से रखना चाहिए। एक अच्छा फोरम भी तैयार हो सकता है, और खासतौर पे जिस तरह से जानकार लोगों को आप जोड़ रहे हैं, देश भर के इतिहास की जानकारी रखने वाले, खासतौर पे इन तथ्यों की और इनकी जानकारी रखने वाले, गैजेटियर की जानकारी रखने वाले, तो मुझे लगता है कि इस जानकारी का अगर विश्लेषण या समीक्षा की जाएगी, उस समीक्षा का कोई इस्तेमाल किया जाएगा रिकॉर्ड करके, वो निश्चित रूप से लोगों को ना केवल जागरूक और शिक्षित करने के काम आएगा, बल्कि आगे की जो लंबी लड़ाई है, इसको भी लड़ने के काम में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं भारत सरकार के विमुक्त घुमंतु जनजाति आयोग में भी रहा सलाहकार की हैसियत से, और जहाँ पे मुझे विशेषज्ञ के तौर पे रखा गया था, और मूल काम था कि इन जनजातियों की पहचान, और फिर इनके बीच में, इन लोगों के बीच में कैसे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या रणनीति हो, क्या स्ट्रेटेजी हो, इस पर हमने काम किया था। और मध्य प्रदेश में जो कल्याण परिषद है, ऑल इंडिया जो राष्ट्रीय लेवल पर है, विमुक्त घुमंतु जनजातियों की कल्याण परिषद, उसका मध्य प्रदेश यूनिट का मैं हेड हूँ, अध्यक्ष हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार होने के साथ
इन सारे मामलों में चूंकि रुचि रहती है, उस पर लगातार हम लोग काम करते हैं, और जहां से भी जानकारी हमको मिलती है, जहां से भी तथ्य मिलते हैं, और गवर्नमेंट से पीआर लाइसेंस कैसे करना, उन पे दबाव कैसे बनाना है। एमपी का हमारा बोर्ड सबसे पुराना है, 95 से बना हुआ है, 1995 से, और 25 साल से ये काम कर रहा है। और एमपी में विमुक्त घुमंतु जनजातियों के 140 हॉस्टल भी हैं, और यहाँ लगभग सालाना अभी जो बजट है वो 74 करोड़ का है। और हम लोग प्रयासरत है कि बहुत जल्दी बोर्ड में लोग की नियुक्ति भी हो जाए, और यहाँ पे वित्त उनके लिए एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी बने, और एक आयोग भी बने स्थानीय राज्य स्तर पर। इस तरह के प्रयास यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसी का अनुकरण देश भर में किया जा सकता है, और काफी बड़ा काम खड़ा हो सकता है। तो खासतौर पे मैं आयोजक और आज जो जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, और जो जन जागृति चला रहे हैं कि विमुक्त जाति क्या है। विमुक्त जाति दरअसल एक गौरव का, एक मान सम्मान का विषय है कि उस जाति में होना है कि जिसने देश की आजादी लड़ी, जिसने बहुत लोग शहीद हो गए, अपनी संपत्तियां खत्म कर दी, अपने राजे रजवाड़े रहे, मालगुजार रहे, परगनादार रहे, और काफी बड़ी उनकी हैसियत थी, और उन्होंने अपना सरसव इसके लिए निछावर कर दिया। ये वो लोग हैं, अगर विमुक्त का दर्जा मिलता है तो बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए, और मुझे लगता है ये आयोजन बहुत सफल है, और जरूर जो जिस उद्देश्य से किया गया है वो उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले समापन की घोषणा की जाए, हमारे डॉक्टर बीके लोधी साहब लास्ट में समापन करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक हमारे मित्र हैं कैलाश सिंह जी, उनका मैसेज आ रहा है। कैलाश सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय कैलाश सिंह जी, मौका दिया जाए। दरअसल वही हम लोगों को जागो लोधी समाज और अपना लोधी समाज जो ग्रुप है, जिसमें 2,15,000 लोग जुड़ते हैं हमसे, वो उसी को टेक्निकली हमको जोड़े हुए हैं। तो मैं कैलाश सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो जो भी कहना चाहते हैं वो कृपया जरूर जुड़े और कहें। कैलाश सिंह जी। कैलाश सिंह जी, कैलाश सिंह जी जुड़े हुए हैं, मगर अभी उनका ध्यान नहीं है। अभी हम लोगों का जो है लगभग, उन्होंने निवेदन किया है कि इस बार मैं पार्टिसिपेट में बोल नहीं पाऊंगा, अगले बार बोलेंगे। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर बीके लोधी साहब से समा परिवार का धन्यवाद दिलवा दीजिए। जी जी। डॉक्टर बीके साहब हैं क्या? जी 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 हैं। डॉक्टर बीके लोधी साहब, डॉक्टर बीके लोधी साहब, निवेदन करता हूं कि आप सब लोगों को धन्यवाद दीजिए, अपनी बात खत्म करें। आदरणीय डॉक्टर बीके लोधी साहब नहीं है क्या? डॉक्टर बीके लोधी साहब, तो मैं हाँ, हेलो डॉक्टर बीके लोधी साहब शायद नहीं है। तो धन्यवाद के लिए एडवोकेट दिवाकर बिधूड़ी साहब आ जाइए। आप आदरणीय दिवाकर बिधूड़ी जी, धन्यवाद सभी को दे दीजिए और समापन की घोषणा कर दीजिए। शायद वो चले गए दूसरी मीटिंग में। ये एडवोकेट बालस्वरूप गुर्जर जी, एडवोकेट बालस्वरूप गुर्जर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, तो आप धन्यवाद दे समापन कर दीजिए। हम लोगों को अगली मीटिंग के बारे में प्रोग्राम बता दीजिए। संडे 7 बजे होगा। ये तो अगले मीटिंग जो है 7 बजे होगी। इसमें हम 4 अक्टूबर 1858 को, नहीं 4 जून 1858 को जो ग्वालियर के गंगादास बाग में लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनकी सूची को हम बताएंगे, और वहां क्या क्या हुआ था वो बताएंगे। तो उसके अलावा और वक्ता भी होंगे, आप सभी लोग होंगे, तो गजेटियर बताएंगे। हाँ आदरणीय, हाँ बताएं। कैलाश सिंह जी आ गए हैं। कैलाश सिंह जी सुन लीजिए। हाँ कैलाश सिंह, आदरणीय कैलाश सिंह जी कुछ कहें, चेहरा तो दिखा दे कम से कम। आदरणीय कैलाश सिंह जी, माननी जी, हाँ चेहरा दिखाने सब लोगों को।
अरे कम से कम परिचय दे दीजिए अपने लोगों को, अपने हाँ मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ, बस। आदरणीय कैलाश सिंह जी, आवाज आ रही मेरी? हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे कुशवाहा जी हैं, ये हरदयाल कुशवाहा जी, कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, हमारे दिल्ली से हैं सुधीर कुमार जी। आदरणीय सुधीर कुमार जी, कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय सुधीर कुमार जी जी कहिए। हाँ, आप कुछ कहना चाहें, कहिए। अभी तो क्या कहूँ, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। जैसा कि मेरा मनोनीत किया गया पश्चिमी दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष सुधीर कुमार, चौधरी सुधीर कुमार, और मैं मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास में मेरा रेसिडेंस है। पहले जो है मैं बिजनेस में था और आज और आप लोगों की आदेशानुसार पार्टी से जुड़ा हूं और काम करने की इच्छा जाहिर, सामाजिक कार्यक्रमों में और भी उसमें संगठनों से जुड़ा हुआ हूं और अभी संस्थान में जुड़ करके आगे काम करने की इच्छा है, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भास्कर जी। देखिए भाई, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पधारने के लिए। आप लोगों ने इतना किया, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हमारी तरफ से रही कि भाई। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, विक्रम सिंह कुशवाहा जी, प्लीज करिए ऑन। अरे डॉक्टर साहब, पहले तो सबको मेरा प्रणाम, जितने भी आदरणीय अब हैं। हेलो, हाँ बोलते रहे कुशवाहा साहब। मैं ये चाहता हूँ, अभी जो बिदुड़ी जी ने वो जो गजेटियर के बारे में बात करी थी, जो इटावा, फफूंद और इधर के गजेटियर के बारे में बता रहे थे जी, तो इसके अभी तो खैर मेरे को इतनी समझ नहीं है। अभी तो मैं आपके साथ में, आप लोगों के साथ में से जुड़ा हूँ, तो उसके साथ में उस गजेटियर की अगर क्या पूरी जानकारी है वो मैं अगर मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। उसको समझना पड़ेगा। समझ के पास ही रहते हैं, आपके पास ही रहते हैं, नंबर ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, आपसे आपके बिल्कुल नजदीक आपके इसमें रहते हैं, जहाँ आपका दफ्तर है ना, वहीं पे इनका भी निवास है। इनसे दे देंगे और उनसे वो सारी जानकारी दे देंगे, और जो नहीं मिलेगी वो आपको हम दफ्तर से उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा जो कुशवाहा समाज है उसका क्या योगदान था उसके अंदर। मिल जाएगा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। जी जी जी, आवाज सुन रहे हो? हाँ बिल्कुल, बोलेगा आदरणीय वकील साहब। हेलो, प्लीज करिए ऑन। आदरणीय बालस्वरूप जी बोले। आदरणीय बालस्वरूप जी बोले। हाँ डॉक्टर साहब, अभी आवाज मेरी सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, कैलाश जी का कैसे आवाज कैसे अटक रही है? कैलाश जी नहीं बोल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, उस सिस्टम में हमारी तरफ से गड़बड़ी है कि मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर से नहीं हूँ। कंप्यूटर हमारा कुछ हैंग हो गया। चलो ठीक है। फिर इस कार्यक्रम का अभी समापन की ओर वो कर रहे हैं। आप एक मिनट बता दें। आप हमारे इस प्रोग्राम में, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इस हमारे विमुक्त जातियों के जागृति अभियान के अंतर्गत जो भी आप जुड़े हैं, अलिंद पार्टी के सौजन्य से जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें सरदार पटेल विमुक्तजन न्याय मिशन के माध्यम से आप लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब आपको हम अगले अब ये हर हफ्ते, हर सप्ताह में ये चलता रहेगा, और अगले संडे को भी आपको ऐसे ही विमुक्त जातियों से संबंधित, जो ग्वालियर में गंगा सिंह बाग के में जो बहुत बड़े हादसा जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था, अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया था, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा है, ये सब बताएंगे। और इसी प्रकार अगर हम सब इस प्रकार बहुत नए और लोगों को जोड़ते रहे
अगर हमारे साथ ये जुड़ते रहे तो हम आप लोग बहुत बड़ा मिशन बना देंगे और सरकार पर दबाव बना देंगे, और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि हमको स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और उसकी जो सारी जो सुविधाएं हमको मिलेंगी, क्योंकि हम इसके पात्र हैं कि हमने जब देश आजाद कराया तो उसका हमको हिस्सा चाहिए। बस मैं आप सबसे यही धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को समापन करने की अनुमति चाहता हूं। और डॉक्टर साहब ने मुझे इस बात के लिए नियुक्त किया है, तो इसलिए इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और डॉक्टर साहब, हमारी आशा है कि हमारे सभी साथी बड़ी आत्मा से, मन से इस मिशन को सफल बनाने में आप सबका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। बाकी की डॉक्टर साहब ने आपको बता दी है पूरी स्थिति। 1 अक्टूबर को कार्यक्रम और होगा। 1 अक्टूबर को राजा जयलाल सिंह पर 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, 7 बजे से 8 बजे के बीच में। ये राजा जयलाल सिंह आजमगढ़ वाले जो महाराज थे जी, वो आजमगढ़ में बेनी माधव सिंह थे। राजा जयलाल सिंह लखनऊ में थे, बेगम हजरत महल के सेनापति थे, प्रधान सेनापति। हाँ। तो राजा जयलाल सिंह को 1 अक्टूबर 1859 को फांसी हुई थी, अंग्रेजों ने वहां पर दी थी। तो क्योंकि 1 अक्टूबर उनका शहादत दिवस है, इसलिए 1 अक्टूबर को एक कार्यक्रम रखा जाएगा 1 घंटे का। तो आप लोग 1 घंटे जी आप लोग उसमें जरूर शिरकत करें। धन्यवाद। अब तक हम वहाँ राजा जयलाल सिंह पार्क में बहुत बड़े धूमधाम से उनका प्रोग्राम करते आए हैं, लेकिन अभी कोरोना काल के कारण हमको अब थोड़ा इसी सिस्टम से चलना पड़ेगा। वेबिनार कर लेंगे, ठीक है दादी? हाँ जी। सभी लोगों को नमस्कार। मीटिंग को नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। 1 तारीख को फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ओके डॉक्टर साहब। 1 घंटे। बाय बाय। थैंक यू। नमस्कार।